स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल झारडी केयर में। तो आज की वीडियो में देखेंगे वर्ग 10 क्लास 10 विषय भूगोल का अध्याय 2 वन एवं वन्य जीव संसाधन का पूरा बेहतरीन नोट्स और पूरा समझाते चलेंगे। ठीक है, तो पूरा हाथ से लिखा हुआ बहुत ही मेहनत करके ये नोट्स आपके लिए बनाए हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। बहुत ही बेहतरीन नोट्स जो कि आपको कहीं और मिलेगा नहीं, और मिलेगा भी तो फ्री में कोई नहीं देगा। ठीक है, तो इस तरह का नोट्स बहुत ही पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ आपको यहाँ पे एकदम बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में पूरा एनसीईआरटी को यहाँ पे दिखाने का प्रयास किए हैं, समझाने का प्रयास करेंगे पूरा। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, और चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह का यहाँ पे बेहतरीन नोट्स आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैव विविधता। जैव विविधता क्या है, इसको सबसे पहले समझते हैं। तो जैव विविधता का अर्थ है आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए परस्पर निर्भर पादपों और जंतुओं के विविध प्रकार। तो जैव विविधता मतलब हुआ कि आपस में घनिष्ठ मान पूरा घनी रूप से एकदम पूरा घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है, मान एक दूसरे से जुड़े हुए परस्पर निर्भर, परस्पर मान एक दूसरे पर निर्भर पादप और जंतु यानी पेड़ पौधा और जीव जंतु जो एक दूसरे पर निर्भर है और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक जगह सब रह रहे हैं, तो उसी को जैव विविधता कहा जाता है। ठीक है, जैसे जंगल में जंतु है, जंतु जंगल का जो पेड़ पौधा है उसका पत्ता सबको खा रहा है, उस जंगल का उस छोटे जंतु को बड़े जंतु खा जा रहा है। तो इस तरह से सब आपस में कोई किसी का भोजन बन जा रहा है, कोई किसी को भोजन कर रहा है, कोई किसी को रहने का स्थान दे रहा है, कोई किसी को पानी पिला रहा है। ठीक है, तो आपस में सभी जीव जंतु पेड़ पौधे आपस में पादपों और जंतुओं में का एक घनिष्ठ संबंध है, तो उसी को जैव विविधता कहा जाता है। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति क्या है, तो प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है प्राकृतिक रूप से स्वयं उगने व पनपने वाले पादप समूह, वन, घास, भूमि आदि इसके प्रकार है। ठीक है, तो प्राकृतिक वनस्पति क्या है, तो प्राकृतिक रूप से माने अपने स्वयं से, है ना, जिसको कोई इंसान नहीं लगाया, अपने से जो उगा है, पनपा है, ऐसा पादप के समूह, जैसे जंगल वन हो गया, घास हो गया, भूमि, ये सब इसका प्रकार है। इसे अक्षत वनस्पति के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, अक्षत वनस्पति। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। स्वदेशी वनस्पति प्रजातियां क्या है, तो स्वदेशी देखिए स्थानीय पादप अक्षत प्राकृतिक वनस्पति जो कि विशुद्ध रूप से भारतीय है, इसे स्वदेशी वनस्पति प्रजातियां कहते हैं। मतलब जो स्थानीय है ना, जैसे भारत में तो उसको भारतीय माने स्वदेशी अपना देश का, है ना, स्वदेश मतलब अपना देश। तो अपना देश में उगने वाले जो भी वनस्पति है, पादप है, वो सभी पादपों पौधों को वनस्पति यानी स्वदेशी वनस्पति प्रजाति कहते हैं। पारितंत्र क्या है, या पारिस्थितिक तंत्र, दोनों बात एक ही है, पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र। तो किसी क्षेत्र के पादप और जंतु अपने भौतिक पर्यावरण में एक दूसरे पर निर्भर व परस्पर जुड़े हुए होते हैं, यही एक पारिस्थितिक तंत्र बनाता है। मानव भी इस तंत्र का एक प्रमुख भाग है। ठीक है, जैव विविधता जो है उससे से रिलेटेड है ना, यानी सभी पेड़ पौधे जीव जंतु मनुष्य आपस में रह रहे हैं, सभी एक दूसरे का काम आ रहा है। तो जो आपस में निर्भर है एक दूसरे पर, एक दूसरे से मिलकर रह रहे हैं, जुड़े हुए हैं परस्पर, तो वही पारितंत्र है या पारिस्थितिक तंत्र है। ठीक है, अगला है वन्य जीवन क्या है, तो वन जीव जो कि अपने प्राकृतिक पर्यावरण में रहते हैं उसको वन्य जीवन कहते हैं ना। तो वन्य जीव जो अपने प्राकृतिक आवास में रहते हैं, जंगलों में वनों में रहते हैं, उसी को वन्य जीवन कहते हैं। फ्लोरा और फौना क्या है, तो फ्लोरा किसी क्षेत्र या काल विशेष में पादप, तो किसी क्षेत्र, किसी स्पेशल क्षेत्र या किसी काल, जैसे ठंडा के मौसम में ये होता है, गर्मी में ये होता है, तो किसी काल या किसी क्षेत्र विशेष में या कोई क्षेत्र स्पेशल है वहीं पे ये पौधा होता है, बाकी जगह नहीं, तो इसको फ्लोरा कहते हैं। फौना क्या है, तो जंतुओं की प्रजाति को फौना कहते हैं। ठीक है, भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात, देखिए भारत अपने वनस्पति जात फ्लोरा, वनस्पति जात को फ्लोरा कहते हैं, में अति समृद्ध है। भारत में लगभग 47,000 पादप प्रजातियां, 47,000 पादप यानी पौधा का प्रजाति पाई जाती है, और लगभग 15,000 पुष्प प्रजातियां यानी फूल का प्रजातियां स्थानिक यानी स्वदेशी है, जो कि सिर्फ भारत के अंदर पाया जाता है। भारत अपने प्राणी जात को का फौना कहते हैं। ठीक है, प्राणी को फौना और जो पादप जात है उसको फ्लोरा। तो
प्राणी जाति यानी फौना में भी अति समृद्ध है। यहाँ 81,000 से अधिक प्राणी या जंतु प्रजातियां हैं। यहाँ पक्षियों के 1200 से अधिक और मछलियों के 2500 से अधिक प्रजातियां हैं। यहाँ लगभग 60,000 प्रजातियां जो हैं वो कीट का है। कीट पतंग माने छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जैसे रहते हैं उन लोगों का 60,000 से ज़्यादा प्रजाति है। ठीक है। भारत में लुप्त प्रायः प्रजातियां जो नाजुक अवस्था में है वो कौन कौन सा है, जो खत्म होने के कगार पे है? तो चीता हो गया, गुलाबी सिर वाली बतख हो गया, पहाड़ी कोयल हो गया और जंगली चीतीदार उल्लू और सींग वाला गैंडा, महुआ की जंगली किस्म और हुबरडिया हेप्टान्यूनोर घास की एक प्रजाति है। ठीक है। तो ये सब जो है विलुप्त होने के कगार पे, खत्म होने, नाजुक अवस्था में, इसको बचाने का प्रयास करनी चाहिए हमें। लुप्त होने का खतरा झेल रही प्रजाति जो लुप्त हो रहे हैं, ये भी मतलब समझिए तो नाजुक में है, मतलब खत्म होने के कगार पे है। तो भारत में बड़े प्राणियों में से स्तनधारियों की 79 जाति ऐसा है। स्तनधारी की 79 मतलब बड़े जंतुओं में 79 मतलब 80 से कम। और पक्षियों का 44 जातियां ऐसा है। सरीसृप के 15 जातियां ऐसा है और सरीसृपों में 15 जातियां और जल स्थलचर में 3 जातियां लुप्त होने के कगार पर है। ठीक है। लगभग 1500 पादप जातियां भी लुप्त होने के खतरा बना हुआ, विलुप्त होने का। जैसे अभी आप अपने ही जगह पे देख सकते हैं, जैसे हम लोग छोटे छोटे थे तो याद होता है बहुत सारे पक्षी सब पहले दिखाई देता था, है ना, एक झुंड बना करके उड़ता हुआ इधर से उधर जाता हुआ, लेकिन अब वो बहुत कम मिलता है ना। तो पक्षियों की बहुत ज़्यादा प्रजाति खत्म होने के कगार पे है। जंतु भी ऐसे ही अब बहुत कम मिलता है, कोई भी जंतु, है ना। तो खतरा है, सभी जीव जंतु पेड़ पौधे अब धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पे है। सब करतूत है इंसानों का, है ना। अगर इंसान अभी भी ना संभले तो धीरे धीरे सब खत्म हो जाएंगे, तो इंसान भी नहीं रहेगा। प्राणी और प्रजातियों की वर्गीकरण और बंटवारा देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN के अनुसार इनको निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है। प्राणी और प्रजाति जो है उसको बंटवारा माना क्या क्या श्रेणी में रखा गया है। पहला, सामान्य जाति। ये वो जातियां हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, माने ठीक ठाक अभी है। जैसे पशु, साल, चीड़ और कृंतक, ये सब माने खत्म नहीं होगा, अभी काफी तादाद में है। लुप्त जातियां क्या है? तो लुप्त जातियां उन्हें कहते हैं, ये वो जातियां हैं जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई गई। यानी ये लोग जहाँ पे रहता है वहाँ पे अगर इन लोग को खोजा जाए तो वहाँ पे इन लोग का नज़ारा नहीं दिख रहा है, वहाँ पे इन लोग दिख नहीं रहा है जहाँ पे इन लोग को रहना चाहिए। यानी वो लोग खत्म होते हुए नज़ारा मतलब बिल्कुल ना के बराबर बच गया है। जैसे एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बतख, ये खत्म हो गया है, तो इसको लुप्त प्रजातियाँ कहते हैं। ठीक है। सुभेद प्रजातियाँ क्या है? तो ये वो जाति है जिनकी संख्या घनी है, जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या आदि यदि इनकी संख्या में पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदली जाती और इनकी संख्या घटती रहती है तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएगी। जैसे नीली भेड़, मतलब ये ऐसा जाति, सुभेद जातियां जो कि अभी ठीक है, अभी घनी जनसंख्या इसकी है, लेकिन जो परिस्थिति अभी है इसको अगर ना ध्यान में रखा जाए, जो विपरीत प्रभाव है उसको ना रोका जाए, तो ये भी धीरे धीरे संकटग्रस्त जातियों में शामिल हो जाएंगे। तो संकटग्रस्त जाति क्या है? तो वो जाति है जिनकी लुप्त होने का खतरा, मतलब लुप्त अभी नहीं हुआ लेकिन खतरा है। जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है, जिन विषम परिस्थिति जिनके कारण इनकी संख्या कम हुई है, यदि वो जारी रहती है, मतलब वो विषम परिस्थिति जारी रहे, उस पर सुधार ना करा जाए तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन है। जैसे काला हिरण, मगरमच्छ, संगाई, ये सब धीरे धीरे का होता है संकटग्रस्त जाति में शामिल और मैंने लुप्त होने के कगार पर है। दुर्लभ जातियां, इन जातियों की संख्या बहुत कम या सुभेद्य है, मतलब बहुत कम है, और यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां नहीं परिवर्तित हो तो यह भी संकटग्रस्त जाति में शामिल हो जाएंगे। स्थानिक जाति, तो प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं के अलग
से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियां अंडमानी टील जैसे हो गया, निकोबारी कबूतर हो गया, अंडमानी जंगली सुअर हो गया, अरुणाचल के मिथुन, इन जातियों के उदाहरण है। स्थानीय जाति मतलब कि कोई स्पेशल स्थान, कोई स्पेशल फिक्स जगह पर ही वो जीव या जंतु या पौधा पाया जाता है तो उसको स्थानीय जाति कहते हैं। जैसे कि अंडमान का टील हो गया, निकोबार का कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर, ये सब अरुणाचल का मिथुन, ये वही सब मिला जाता है। इधर झारखंड बिहार ये सब खोजिएगा तो ये जो जाति है वो यहाँ नहीं मिलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं वनस्पति और प्राणी जात की ह्रास के कारण माने कमी हो रहा है। इसका कारण क्या है तो कृषि में विस्तार हो रहा है। कृषि खेती के लिए जंगलों को काटा जा रहा है, तो कृषि विस्तार में भी जंगल प्रभावित हो रहा है। जंगल में प्रभावित होगा, जंगल काटा जाएगा तो जंगल में जो जीव जंतु जंगल पर आश्रित थे उनका घर नष्ट हो रहा है, उनका खाने का चीज़ नष्ट हो रहा है, तो वो धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पर पहुंच रहे, खतरा उनके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो कृषि विस्तार भारत वन सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार 1951 की बात करें और 1980 मतलब 1951 से 80 तक का तो कितना है 26,200 वर्ग किलोमीटर से अधिक के वन क्षेत्र को कृषि भूमि में बदल दिया गया है। माने 26,000 से ज़्यादा वर्ग किलोमीटर है ना, किलोमीटर की जो जमीन है, जंगल उसको कृषि भूमि में बदल गया, यानी उतना जंगल को काट दिया गया। अधिकतर जनजातीय क्षेत्रों विशेषकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत में स्थानांतरित यानी झूम खेती अथवा शैली और वर्ण खेती के चलते वनों की कटाई या निम्नीकरण हुआ है। तो ज़्यादातर वनों की कटाई हुआ है झूम खेती में पहले लोग क्या करते थे, अलग अलग जगह जाते थे, है ना, वहाँ खेती किए, कुछ जंगल काटे खेती किए, फिर वहाँ का मिट्टी उपजाऊ खत्म हो गया, फिर वहाँ से उठ के चले गए दूसरा जगह, वहाँ का भी जंगल काटे, खेती किए एक आध साल, फिर वहाँ से चले गए। तो इस तरह से जंगल काटते गए, खेती करते गए, ऐसे ही में बहुत सारा जंगल नष्ट हो गया। दूसरा जो है जंगल नष्ट और जीव जंतु जो संकटग्रस्त हो रहे हैं उसका कारण है संवर्धन वृक्षारोपण। जब व्यावसायिक महत्व के किसी एक प्रजाति के पादपों का वृक्षारोपण किया जाता है तो इसे संवर्धन वृक्षारोपण कहते हैं। ये संवर्धन वृक्षारोपण क्या है, तो जब एक ही प्रकार का वृक्ष को लगाया जाता है बड़े पैमाने पर तो उसको संवर्धन वृक्षारोपण कहते हैं। भारत के कई भागों में संवर्धन वृक्षारोपण किया गया ताकि कुछ चुनिंदा प्रजातियों को बढ़ावा दिया जा सके। इसके कारण अन्य प्रजातियों का उन्मूलन हो गया। अच्छा हो गया अन्य जातियों के लिए। विकास परियोजना क्या है, तो आज़ादी के बाद से बड़े पैमाने वाली कई विकास परियोजनाएं उतारी गई है ना, बड़ा विकास परियोजना, बड़ा फैक्ट्री, बड़ा रोड और ये सब वो शहर बसाना है ना। इससे जंगलों को भारी क्षति हुई, बहुत ज़्यादा जंगल की कटाई करनी पड़ी। 1952 से आज तक नदी घाटी परियोजनाओं के कारण 5,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वनों का सफाया हो चुका है। और 1952 आज़ादी के बाद से अभी तक का बात करें तो खाली नदी घाटी परियोजना में बांध बनाने में 5,000 वर्ग किलोमीटर की जो जंगल है उसको साफ करा जा चुका है। ठीक है, जो कि बहुत ही खतरा का संकेत है। खनन से भी नुकसान हो रहा है। खनन से कई क्षेत्रों में जैविक विविधता को भारी नुकसान पहुंच रहा है। उदाहरण देखिए, पश्चिम बंगाल के बक्सा टाइगर रिजर्व में डोलोमाइट का खनन, इसके कारण टाइगर रिजर्व जो क्षेत्र जो है वो ये हो रहा है। ठीक है, इसी तरह झारखंड में भी कोयला खनन क्षेत्र में देखिए, कोइलवरी क्षेत्र में कोयला खनन किया जा रहा है, पूरा वहाँ का जमीन खत्म होते जा रहा है ना, जंगल काटा जा रहा है और खाई बनते जा रहा है, ना उसमें खेती योग्य हो रहा है ना कुछ और बन रहा है वहाँ का। ठीक है, संसाधनों का असमान बंटवारा ये भी एक कारण है। तो अमीरों और गरीबों के बीच संसाधनों का असमान बंटवारा होता है। इससे अमीर लोग संसाधनों का दोहन करते हैं और पर्यावरण से अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। तो अमीरी गरीबी में भी ऐसा होता है। अमीर लोग के पास पूरा संसाधन है, वो लोग गलत तरीके से संसाधन का दोहन कर रहे हैं। काहे कि अमीर लोगों के पास पैसा है, वो लोग सोच लेता है कि पैसे सब कुछ है ना, पूरा दोहन कर रहा है संसाधन का, बर्बाद कर रहा है संसाधन को, है ना। और एक गरीब है जो कि संसाधन से वंचित है। तो ये असमान बंटवारा जो है इससे भी पर्यावरण को अधिक नुकसान हो रहा है। ठीक है, यानी जिसके पास मिल रहा है वो पूरा उसका इस्तेमाल कर रहा है, जरूरत से ज़्यादा कर रहा है।
हिमालयी यव, ये क्या देखिए हिमालयन यव यानी चीड़ का एक प्रकार सदाबहार वृक्ष है ना, एक औषधीय पौधा है, औषधीय पौधा दवा वाला, जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग क्या है, तो पेड़ की छाल, पत्तियां, टहनियों और जड़ों से टक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है, टक्सोल नामक रसायन, जिसे कैंसर रोग के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हिमालयी यव इसको बोलते हैं। नुकसान इसका क्या है, तो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में यव के हजारों पेड़ सूख गए हैं, है ना, कहा कि इसका बोकला छोड़ा दिया जा रहा है दवा के लिए, है ना, तो उसको काट दिया जा रहा है, तो इसका पेड़ जो नुकसान पहुंच रहा है ना। कम होते संसाधनों के सामाजिक प्रभाव, संसाधन जो कम हो रहा है उसका समाज में क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो संसाधनों के कम होने से समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। कुछ चीज़ें इकट्ठा करने के लिए महिलाओं पर अधिक बोझ होता है, जैसे ईंधन, चारा, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधा। तो संसाधन के जो है कम होने पर क्या हो रहा है, उल्टा प्रभाव पड़ रहा है समाज में। जैसे कुछ लोग कुछ चीज़ों का महिलाओं पर डिपेंड रहता है, जैसे ईंधन जमा करना, चारा जमा करना, पेयजल पीने के लिए पानी लाना, और ये अन्य ऐसे ही मूलभूत आवश्यकता है ना, ये सब तो महिलाओं को करना रहता है। अब पानी मिल नहीं रहा है, दूर दूर से पानी लाना पड़ रहा है, ईंधन के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, लकड़ी काटना पड़ रहा है ना, दूर दूर से जाकर लाना पड़ रहा है, तो ये सब प्रभाव दुष्प्रभाव हो रहा है। इन संसाधनों की कमी होने से महिलाओं को अधिक काम करना पड़ता है। कुछ गांवों में पीने का पानी लाने के लिए महिलाओं को कई किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब वनोन्मूलन से बाढ़ और सूखा जैसी प्रकृति को आपदाएं बढ़ जाती है। वन जंगल की कटाई बहुत ज़्यादा हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, बाढ़ आने की संभावना, सूखा पड़ने की संभावना ज़्यादा हो रही है, बाढ़ आने की भी संभावना है ना, जिससे गरीबों को काफ़ी कष्ट होता है। अमीर लोग तो क्या है, हेलीकॉप्टर करके भाग जाते हैं, गरीब लोग बह जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा दिक्कत हो रहा है। भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1972, ये कह दीजिए 1960 और 70 के दशकों में पर्यावरण संरक्षकों ने वन्य जीवन की रक्षा के लिए नए कानून की मांग की थी। उनकी मांगों को मानते हुए सरकार ने भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया, है ना। तो 60-70 में देखा गया कि बहुत ज़्यादा जंगल की कटाई हो रहा है, अब इसको बचाना चाहिए। तो जो भी पर्यावरण संरक्षक है, पर्यावरण प्रेमी है, जिसको आगे आने वाली पीढ़ी का ख्याल आया कि वो अगर पर्यावरण का इस तरह से अगर दोहन किया जाए तो आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ नहीं बचने वाला है, तो उन लोगों ने मांग उठाया कि कुछ कानून बननी चाहिए जंगल को लेकर के। तो एक नियम बना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, जो कि लागू किया गया। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, तो देखिए इसका उद्देश्य, इस उद्देश्य के तहत संरक्षित प्रजातियों की एक अखिल भारतीय सूची तैयार की गई। बची हुई संकटग्रस्त जातियों को शिकार पर पाबंदी लगा दी गई, है ना। जैसे पहले शिकार उकार कर लेता था काला हिरन, शेर और का हाथी का दांत के लिए, तो शिकार को रोका गया। वन्य जीवन के व्यापार पर रोक लगा दिया गया, है ना। तो ये सब किया गया। वन्य जीवन के आवास को कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई। कई केंद्रीय सरकार व कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार स्थापित किया, है ना, जहाँ पे वन्य जीवों को सुरक्षित रखा जाए। कुछ खास जानवरों की सुरक्षा के लिए कई प्रोजेक्ट शुरू किए गए, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, टाइगर की सुरक्षा के लिए, बाघों की सुरक्षा के लिए, है ना। तो इस तरह से इस नियम के तत्वाधान में करा गया काम, है ना। संरक्षण के लाभ, इससे क्या फायदा हुआ, संरक्षण कई लाभ होते हैं। इससे पारिस्थिति में विविधता को बचाया जा सकता है। इससे हमारे जीवन में जरूरी मूलभूत चीजें जैसे जल, हवा, मिट्टी, ये सब तो जरूरी है। जल, हवा और मिट्टी के बिना कौन रहेगा, पैसों से थोड़ी होगा। पानी नहीं रहेगा, हवा नहीं रहेगा, तो सांस का पैसा से सांस लेगा, नहीं ना होगा। तो ये सब को बचाया जा सकता है, संरक्षण कराया जा सकता है ना। आगे बढ़ेंगे तो वन विभाग द्वारा वनों का वर्गीकरण कितना भागों में किया गया। एक आरक्षित वन होता है। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहां तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। आरक्षित वन को ज़्यादा मूल्यवान माना जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा को, देश से आधा से अधिक हिस्सा का जो क्षेत्र है, जंगल है, वन क्षेत्र, उसको आरक्षित वन घोषित कर दिया है। उसमें किसी भी प्रकार का किसी का छेड़खानी नहीं होता है। रक्षित वन क्या है, तो वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित वन है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए
इनकी सुरक्षा की जाती है ना, तो इसको भी सुरक्षा की जा रही है रक्षित वन में रख करके। एक अवर्गीकृत वन में रखा गया कुछ को, अन्य सभी प्रकार के वन जो बाकी बच गया उसको, और बंजर भूमि को जो सरकार, व्यक्ति और समुदाय के स्वामित्व में होते हैं अवर्गीकृत वन कहलाता है। अवर्गीकृत यानी कि जो कोई सरकार स्पेशल या कोई व्यक्ति या कोई समुदाय के कब्जे में है तो उसको अवर्गीकृत वन कहते हैं। वन्य जीवन में होने वाले अविवेक ह्रास पर नियंत्रण का उपाय, माने जो अविवेक अंदाजी जो इसका दोहन हो रहा है, वन्य जीवन जो प्रभावित हो रहा है उसको कैसे रोका जाए। तो सरकार द्वारा प्रभावी वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम, भारत सरकार ने लगभग 14 जैव संरक्षण स्थल है ना, और प्राणी जात व पादप जात हेतु बनाए गए हैं, माने बहुत सारे जैव प्राणी जगत और प्राणी और पादप, पौधा और जंतु सभी को बचाने के लिए जैव संरक्षण स्थल बनाया गया है। 1992 में भारत सरकार द्वारा कई वनस्पति उद्योगों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता दी गई है। बाघ परियोजना, गैंडा परियोजना, ग्रेट इंडिया बस्टर्ड परियोजना, ये सब बहुत सारे परियोजना लाए गए ताकि वन्य जीव को सुरक्षित रखा जाए, तथा कई अन्य इको विकास से पारिस्थितिक विकास यानी इको विकास यानी पारिस्थितिक विकास परियोजनाएं शुरू की गई, और 89 राष्ट्रीय उद्यान, 490 वन्यजीव अभयारण्य तथा प्राणी उद्यान बनाए गए। इन सब के अतिरिक्त हम सभी को हमारे प्राकृतिक पारिस्थितिक व्यवस्था के महत्व को हमारी उत्तरजीविता के लिए समझना अति आवश्यक है। तो जो भी नियम कानून सरकार बना रहा है अपनी तरफ से वो तो बना ही रहा है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर सभी व्यक्ति को इसका महत्व को समझना बहुत ज़रूरी है वन्य जीव का, ताकि हम इसको दोहन करने से बचाए और कम से कम उपयोग करें, और जंगल को कटाई होने से, काटने से बचे, जीव जंतु को नष्ट होने से बचाए, है ना। चिपको आंदोलन क्या है इसको समझते हैं। यह पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया गया था। वृक्ष की कटाई का विरोध करने के लिए किसानों ने किया था। यह आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश की चमेली जिले में सन 1970 ईस्वी में शुरू हुआ था, है ना, उत्तराखंड में। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? बाघों को विलुप्त होने से बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 में शुरू किया गया था। 20वीं सदी की शुरुआत में बाघों की कुल आबादी 55,000 थी, जो कि 73 में घटकर 1800 हो गया। देखिए कितना ज़्यादा कमी हुआ, 55,000 कहाँ और 73 में बच गया 1827। और अभी तो हमको लगता है 400-500 होगा। तो इतना ज़्यादा गिरावट हुआ संख्या में, तो इसी को देखकर प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। बाघों की आबादी के लिए खतरा क्या है? तो व्यापार के लिए शिकार किया जाने लगा था बहुत ज़्यादा। सिमटता आवास सिमट गया, माने जंगल कट गया तो लोग रहेगा कहाँ। भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की घटित संख्या, है ना, और भोजन के लिए उन लोग का जो भोजन था उन लोग का भोजन नहीं मिलने लगा, है ना। बाकी जीव जंतु रहेगा तब ना उसको खाएगा वो, तो इस तरह से वो लोग धीरे धीरे कम होते गया। महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व कौन कौन है? तो उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, पश्चिम बंगाल में सुंदरगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिस्का वन्यजीव पशु विहार, और असम में मानस बाघ रिजर्व, और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाओं के उदाहरण हैं। ठीक है, तो ये कुछ बढ़िया, ये यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। तो जितना भी एनसीईआरटी में जो भी चीज़ दिया हुआ है, जो भी दर्शाएगा, उसी का यहाँ पे शॉर्ट नोट्स आपको देने का प्रयास करें। उम्मीद है नोट्स अच्छा लगा होगा, समझ में आएगा, तो लाइक और कमेंट करिएगा, और यहाँ एडुकेयर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन में आपको धीरे धीरे ये सारा नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।